नमस्कार दोस्तों। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो आवाज़ में थोड़ा चेंज रहेगा, तो इसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके सामने आया हूँ। पिछले दो तीन दिनों से मैं सोशल मीडिया पे एक टॉपिक है जिस पे काफ़ी कुछ लोगों द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि यह विरोध ना अज्ञानतावश है। बेसिकली शायद उन लोगों ने नियम को पढ़ा ही नहीं है। तो वो नियम क्या है? वो नियम है, यूजीसी ने एक रेगुलेशन बनाया है, ठीक है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026, ये शॉर्ट में है। और इसका जो पूरा नाम है, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं उसी के इर्द गिर्द, ताकि मैं विषय से इधर उधर ना जाऊं, ठीक है। तो मैं उसको साथ साथ रेफर करता रहूँगा। तो उसका जो पूरा नाम है वो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। तो ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी लिखा है, ठीक है, ये प्रमोशन नहीं है। वो इक्विटी को कैसे प्रमोट किया जाए उसके लिए है, मतलब सम्मान के लिए। इक्विटी मतलब एक समता मूलक, इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मैं बीच बीच में क्लियर करता जाऊंगा कि बेसिकली इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी को एक जैसा देना, सभी को एक जैसा अवसर देना, सभी को, चाहे उसकी बेसिकली ज़रूरत हो या ना हो, ठीक है, और उसकी स्थिति अलग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। और इक्विटी क्या है? इक्विटी है फेयरनेस एंड जस्टिस, मतलब न्याय संगतता या समता मूलकता, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब है हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार मदद देना, ताकि सभी एक समान स्तर तक पहुंच सके। ये मानता है कि सबकी शुरुआत एक जैसी नहीं होती है, इसलिए सबको एक जैसी मदद की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए एक लेमैन लैंग्वेज उदाहरण के लिए समझते हैं कि दो लोग हैं, एक की हाइट है मान लीजिए 6 फीट की और दूसरे की हाइट है 4 फीट की, और एक स्टेडियम है जिसकी की ऊंचाई है वो 5 फीट की है। तो जो 6 और उसके उधर कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो जो 6 फुट वाला इंसान है वो 5 फुट की दीवार के बाहर देख सकता है, लेकिन जो 4 फुट वाला है उसको नीचे कुछ स्टूल दे दें 1 फीट 2 फीट का, ताकि वो जो 5 फीट की बाउंड्री है उसके पार देख सके। ये है इक्विटी। अब इसमें ये नहीं है कि दोनों को स्टूल दे दिया, एक तो ऑलरेडी इतना लंबा है, वो तो वैसे ही देख रहा है, उसके स्टूल की जरूरत नहीं है, पर जिसको जरूरत है उसको देना, ये इक्विटी है। और इक्वालिटी क्या है? सबको स्टूल दे दो या सबसे स्टूल ले लो। अब वो जो छोटे हाइट का है वो तो देख ही नहीं सकता, ये है इक्विटी। तो इक्विटी को कैसे प्रमोट किया जाए इंस्टीट्यूशंस में, ताकि जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। जो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के साथ, जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, यूजीसी द्वारा गवर्नड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ये जवाबदेही सुनिश्चित हो किसी भी छात्र के साथ, उसमें कोई एक पर्टिकुलर जाति का नहीं है, कोई भी छात्र चाहे SC ST OBC या जनरल कैटेगरी का है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि या पहचान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव, मेंटल हैरेसमेंट ना किया जा सके, उसके लिए रेगुलेशंस हैं, जो कि आज तक नहीं है, हर एक इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग हैं। तो मैं क्रमवार सिलसिले में इस पे जाऊंगा, ठीक है। अब आप भी सोचिए, मतलब एक नॉर्मल सा सवाल है, एक आजकल कितने बच्चे इंस्टीट्यूशंस में सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके का भेदभाव किया जाता है, अपमान किया जाता है, मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, कॉलेज में ही अलग थलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि कोई एक ऐसा वहाँ पे इक्विटी सेंटर बनाया जाए, एक लाइक काइंड ऑफ हेल्प डेस्क बनाया जाए, जो शिकायतें ले सके, सुन सके, 24 घंटे में उनमें संज्ञान ले, उनकी सुनवाई हो, तय समय में जांच हो, जवाबदेही तय हो, ठीक है। यहाँ कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ऐसा सजा व्यक्ति को नहीं है, सजा इंस्टीट्यूशन को है। इंस्टीट्यूशन की मान्यता रद्द हो सकती है, ठीक। जिस इंस्टीट्यूशन, पहले क्या होता था, कोई जवाबदेही नहीं थी, वो कह देते थे नहीं जी कोई नहीं था, हमने तो कमेटी बैठा दी है, ठीक है। तो ये नियम जो हैं, ये बेसिकली इनका जो मकसद है वो जवाबदेही तय करना है। ये कोई इसमें ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई ऑटोमेटिक इसमें दोषी सिद्ध नहीं होगा, सजा आएगी, सजा के सबूत होंगे, गवाह होंगे, सुनवाई होगी, उसकी रिपोर्ट होगी, ठीक है। तो डर क्यों है? क्योंकि
अफवाह बनाई जा रही है। ठीक है, एक वर्ग को ये बताया जा रहा है कि हम टारगेट हो रहे हैं, और इसमें ओबीसी को SC/ST के साथ क्यों जोड़ा गया है? अरे कई संस्थानों में ओबीसी छात्रों के साथ भी वही सामाजिक व्यवहार होता है जो SC/ST के साथ होता है। और इक्विटी का मतलब यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ है सम्मान और सुरक्षा, डिग्निटी, कि हर एक स्टूडेंट को डिग्निफाइड वे में रहने का अधिकार है, समान शिक्षा लेने का अधिकार है, कोई भेदभाव किसी तरीके का ना हो, वो उसका अधिकार है। मान लीजिए मैं एक ईमानदारी से आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका बच्चा किसी स्कूल कॉलेज में है बेसिकली, स्कूल के लिए तो खैर नहीं है, UGC का है, तो कॉलेज में है। अब मान लीजिए उसके साथ कोई भेदभाव होता है, उसको समय समय पे औकात याद दिलाई जाती है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहाँ से आते हो हमें पता है, तुम कुछ, और या उसको कॉलेज में अलग थलग कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उस कॉलेज में, उस परिसर में, उस इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा कोई शिकायत सुनने वाली एक सुस्पष्ट व्यवस्था हो? यह नियम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, यह नियम अन्याय के खिलाफ है। ठीक है, असली समस्या इस नियम की है अफवाह, अधूरा ज्ञान और राजनीतिक उकसाव। जब कानून बिना पढ़े डर फैलाया जाता है तो समाज बंटता है, और जब कानून को समझकर सवाल पूछे जाते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए विरोध करने से पहले उसको पढ़िए, समझिए, सवाल करिए, लेकिन बिना डरे, लेकिन बिना पढ़े। डरिए मत। यह किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक सभ्य, सुरक्षित और जिम्मेदार शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में है। अगर आप मानते हैं कि शिक्षा में सम्मान जरूरी है तो ये आपके लिए है, अदरवाइज नहीं है। अब इसके जो मेन मुद्दे हैं उस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आज वही हो रहा है UGC के कानून के साथ। मतलब क्या होता है कि इसको हम बेसिक से समझते हैं कि डर कैसे पैदा किया जाता है या डर का माहौल कैसे बनाया जाता है। डर कभी अपने आप पैदा नहीं होता, डर को पैदा किया जाता है। जैसे जब RTI का कानून आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो यही डर फैलाया गया कि अब ऑफिसर्स काम कैसे करेंगे, वो किसी फाइल में साइन नहीं करेंगे, वो फंस जाएंगे, मर जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। लेकिन कानून आया, जवाबदेही तय हुई, सूचना का अधिकार मिला। कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था। अगर आज भी ट्रांसपेरेंट रूप से RTI का कानून और नियम फॉलो हो तो सोचिए जनता के लिए कितना बड़ा हथियार है। ठीक है, कितना शोषण होता है। और दूसरा, जब हकीकत क्या हुई इसकी कि कोई भी फाइल रुकी नहीं, काम वैसे ही चल रहा है, बल्कि रिश्वत लेना थोड़ा छुपने लग गया। रिश्वत लेना कम हुआ है, एकदम तो नहीं खत्म हुआ है। दूसरा उदाहरण था पॉश कानून के साथ, POSH, पॉश मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तब भी यही हुआ कि यार अब कैसे होगा यार, अब तो कोई भी महिला हमें फंसा देगी, है, क्योंकि जो पैट्रियार्की समाज है वो हमेशा इक्विटी में यकीन नहीं रखता, वो बराबरी के उसमें नहीं रखता, वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझता है अन्य जेंडर के मुकाबले। लेकिन क्या हुआ, अब महिला कर्मचारी हम पर झूठे केस कर देंगी, ऐसा तो हुआ नहीं ना। ऑफिस बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि एक सिविक सेंस आया, सिविलिटी आई समाज में। तो इतिहास बताता है कि जब भी कोई कानून ताकतवर से सवाल पूछने की जो ताकत है वो एक कमजोर आदमी को देता है तो सबसे पहले डर पैदा किया जाता है। आज वही हो रहा है। UGC द्वारा ये जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी है, रेगुलेशन, वो उसके साथ हो रहा है। ये डर अचानक नहीं है, ये एक सुनियोजित भ्रम है और राजनीतिक से प्रेरित है। और ये पहली बार कहता है कि जो शिक्षण संस्थान है वो सिर्फ ज्ञान के नहीं, गरिमा के भी जिम्मेदार होंगे, डिग्निटी भी देनी होगी। और हर सुधार के साथ यही स्क्रिप्ट चलती है। अब वही स्क्रिप्ट UGC इक्विटी रेगुलेशन पर चलाई जा रही। ठीक है, अफवाहें कैसे बनती हैं? अफवाहें ऐसे बनती हैं 3 चरणों में। पहला चरण क्या है? आधा वाक्य उठा लो। आधा वाक्य उठा लिया, क्या? OBC को शामिल किया गया। ठीक है। दूसरा, संदर्भ मत बताओ, संदर्भ हटा दो। और
ये आरक्षण नहीं है। प्रमोशन मतलब इक्विटी का प्रमोशन है भाई, किसी सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, कहीं कुछ और नहीं किया जाता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये है प्रोटेक्शन। और इसको नहीं बताएंगे, प्रोटेक्शन को नहीं बताएंगे, प्रमोशन को बताएंगे, आरक्षण बताएंगे, रिजर्वेशन बताएंगे, जबकि वो सब कुछ है ही नहीं। तीसरा, डर जोड़ दो, अब सब फंस जाएंगे। यहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल शुरू होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं IT सेल में, ठीक है। और 90% जनता तो क्या है कि कौवा कान ले गया, तो कौवा की तरफ देख रहा है, अपना कान नहीं छू के देख रहा है। अब एक अफवाह है जैसे कि अब शिकायत मतलब सजा शिकायत का मतलब सजा। अब एक कॉलेज में छात्र शिकायत करेगा, ठीक है, लोग सोचते हैं अब तो प्रोफेसर गया। असल प्रक्रिया क्या है, पहले सुना जाएगा, जांच होगी, निष्कर्ष निकाला जाएगा, फिर उसके बाद वो जवाबदेही तय करी जाएगी, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल तो बहुत रेयर है, पहले तो इंस्टीट्यूशन ने क्या किया उस पे होगा। जैसे FIR के बाद, जांच के बाद चार्जशीट बनती है, वही यहाँ होगा। दूसरा क्या है, अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। उदाहरण, पॉस का कानून, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मीटिंग बंद हो गई, नहीं। मेल लिखना बंद हुआ, नहीं। तो फिर सम्मानजनक भाषा में डर क्यों? अफवाह 3, ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ है, सवर्णों के खिलाफ है। आजकल ये वर्ड चल रहा है सवर्ण। अरे एक सवर्ण है तो बाकी सब क्या अवर्ण है? कुछ लोग तो स्वर्ण बोलने लगते हैं। स्वर्ण मतलब सोना, तो बाकी का पीतल, चांदी, तांबा, लोहा, ये है। भाई पहले कानून को पढ़ो, समझो, ये किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये उन लोगों के खिलाफ है जो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनके खिलाफ है, उनको डरना चाहिए। पर सीधे जेल नहीं है, शिकायत के बाद ड्यू प्रोसेस है, उसके खिलाफ वो सब कार्रवाई होगी जब सच पाया जाएगा तो। अब जैसे ट्रैफिक रूल बनाए जाते हैं कि भाई रेड लाइट पे रुकना है, तो वो किसी जाति के लिए थोड़ी है, वो तो सबके लिए है ना। या कार में जब बैठे हो तो सीट बेल्ट लगा लो, ठीक, या बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगा लो, तो वो सिर्फ किसी जाति के लिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए। वैसे ही है ये। अब ये रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, आप खुद सोचिए, ये रेगुलेशन की क्यों जरूरत? कोई भी चीज, एक सभ्य समाज बना रहे, उसके लिए कुछ रूल, नियम, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अदरवाइज तो भेड़ चाल है, जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलेगा। तो UGC ने साफ माना है कि अलग अलग संस्थानों में अलग अलग नियम हैं। शिकायतों की दबाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। छात्र आत्महत्याओं के बाद कोई भी सिस्टमेटिक फेल्योर नहीं कहकर पल्ला झाड़ लेता है, और दूसरा ये कह देता है कि जी हमने तो कमेटी बैठा दी गई, कुछ निकला ही नहीं। यह रेगुलेशन कहता है कि अब संस्थान ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। ये बेसिकली संस्थानों के खिलाफ है, जहां पे उनकी मनमानी चलती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, सिर्फ पैसा लेने का जरिया होता था स्टूडेंट की। उनके जो गार्जियंस उनकी गाड़ी कमाई ले लें, और उनके साथ अगर कोई शोषण हो रहा तो कोई जवाबदेही नहीं है। आए दिन आप देखते हो कि सोशल मीडिया में बहुत सारे किस्से से आते हैं। शिकायत को कैसे दबा दिया जाता है? उदाहरण, शिकायत को दबाना। छात्र कहता है, सर ने सबके सामने मुझसे कहा कि तुम लोग तो ऐसे ही होते हो, तुम लोग तो ऐसे ही होते हो। उत्तर मिलता है, इग्नोर करो, सीनियर है। यह रेगुलेशन कहता है इग्नोर नहीं, इंक्वायरी करो, इंक्वायर करो। उदाहरण दो, मान लो आत्महत्या कर लिया कोई बात, तो आत्महत्या के बाद जो बयान है अक्सर बोले जाते हैं उसके व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन कोई नहीं पूछता कि माहौल कैसा था, उस पर दबाव कैसा था। यह रेगुलेशन कहता है मौन को कारण मानने से इनकार करता है। मौन कारण नहीं है, कारण पता करो भाई, क्यों हुआ, क्यों उसने आत्महत्या करी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे उसके सामने। यूं ही कोई आत्महत्या नहीं कर लेता यार, ठीक है। उसकी मना स्थिति कैसी रही होगी? कोई जो अपने आप को ही खत्म करने जा रहा हो, तो उससे बड़ा वो क्या होगा उसके, हैं? कैसे कैसे माँ बाप सपने देखते हैं बच्चों को इतने हायर, मतलब IIT IIM में पहुंचकर भी बच्चा सुसाइड कर रहा है। सोचो आप, किसी के लिए जीवन का सपना होता है? हमारा IIT में नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं कानपुर IIT या किसी भी IIT के पास से गुजरता हूँ तो बिल्कुल एक माथा झुक जाता है सम्मान की दृष्टि से। तो अब कोई बच्चा वहां पहुंच गया और उसने सुसाइड कर लिया, आप सोचो उसकी मनस्थिति क्या होगी।
रेगुलेशन क्या कहता है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो रेगुलेशन है यूजीसी ने, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026, इस रेगुलेशन की जो मूल फिलॉसफी है, दर्शन, वो 3 बातों पर टिका है। एक प्रिवेंशन, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। यहाँ अभी सजा का कानून नहीं है, यह रोकथाम और जिम्मेदारी का कानून है। प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। इक्विटी का मतलब वही, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है, 2 लोग हैं जिनकी हाइट अलग अलग है और स्टेडियम के उस पार मैच देखना है, या सबको एक सी कुर्सी, किसी का कद छोटा है किसी का बड़ा है तो उसके हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से वो है इक्विटी। क्लासरूम में सबको सिलेबस समान, लेकिन सम्मान भी समान होना चाहिए, सबको फेयर ट्रीटमेंट। तो इसके तहत हर एक इंस्टीट्यूशन में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC बनेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, काइंड ऑफ हेल्प डेस्क। ये कोई पुलिस एजेंसी नहीं वहां बैठा यार, एक हेल्प डेस्क हो रहा है, एक ग्रेवियंस रीएड्रेसल सेंटर हो रहा है, जैसे हर कंपनी में होता है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, आपका कोई हैरेसमेंट कर रहा है, आपको कोई सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, तो उसके लिए हर कंपनी में एक ग्रेवियंस सेंटर होता है जहां आप कंप्लेन कर सकते हो। उनकी इंटरनल कमेटी बनाई जाती है, वो जांच करती है। बिल्कुल वैसा ही है। अब सोचिए कोई इसका क्यों विरोध करेगा। इस पे भी अभी हम लोग उस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो विरोध करते हैं। तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, EOC, वो कोई पुलिस चौकी नहीं है, वो कोई जातीय ट्रिब्यूनल नहीं है, जो कास्ट ट्रिब्यूनल सेंटर बनाए जाते हैं कोर्ट को असिस्ट करने के लिए। EOC का मतलब है मार्गदर्शन, ठीक है, भरोसे का मंच, प्रक्रिया की जानकारी, पूरी प्रक्रिया की जानकारी। पहले सुनो, फिर जांच करो, फिर तय करो कि क्या करना है। जैसे अस्पताल में डॉक्टर इलाज करता है, जो हेल्प डेस्क होता है वो रास्ता बताता है कि कैसे जाना है आपको, पहले कहाँ जाना है, पहले कौन से डॉक्टर के पास जाना है। फिर डॉक्टर ये कह देता है कि भाई इसका सर्जरी कराना है, तो फिर आप वहीं जाओगे, वो पूरा बताएगा एस्टिमेट, ठीक, कि आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है। वो सारे अलग अलग जो हेल्प डेस्क बने होते हैं वही है EOC, मतलब हेल्प डेस्क। अब किस तरीके की शिकायत वैलिड है, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा, सबको फंसा देंगे, अब तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, अब तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि ये किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं है यार, ये सिर्फ उनके लिए ही खिलाफ है जो इंसान को इंसान नहीं समझते। शिकायत हो सकती है, किस तरीके की शिकायत हो सकती है, कोई भी अपमानजनक भाषा जो उसके दिमाग को वो करे, ठीक है, अपने आप को लो फील कराए। लगातार बहिष्कार करना, उसका बिल्कुल बाइकॉट ही किए वो हर चीज़ में, उसको क्लास में नहीं बैठने दे रहा है, उसका मतलब पढ़ने नहीं दे रहा है, या उसको किसी भी अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा है। जाति और पृष्ठभूमि का मजाक, उसकी जो सर्कमस्टेंसेस, अब वो सर्कमस्टेंसेस तो यार किसी की भी हो सकती है ना, वो जनरल कैटेगरी के भी स्टूडेंट की भी हो सकती है। मान लीजिए बहुत बेहद गरीब है, उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, खेत खलियान बेच के उसको पढ़ाने के लिए भेजे हैं, तुम वहाँ टॉर्चर कर रहे हो, तुम उसके कपड़े पे मजाक कर रहे हो, वो नहीं अफोर्ड कर सकता तुम्हारे जैसे गाड़ी, ठीक है, तुम्हारी जैसी ऐसो आराम लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता, लेकिन आप उसको टॉर्चर करे जा रहे हो, तो वो भी तो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो ये तो उन सब के लिए है ना, इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया। और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसमें से उसको पार्टिसिपेट नहीं करना, अवसरों को जानबूझकर उनसे वंचित कर देना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि असहमति, ये जो डिसेंट होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, कोई नहीं मान रहा है, उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उसमें शामिल नहीं है। जो आप कहते हो कि नहीं जी अब तो बोलना बताना ही मुश्किल हो गया, अगर आप उसको कायदे से कोई चीज़ डिग्निफाइड तरीके से कोई चीज़ को काउंटर कर रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं, वो इसमें नहीं है। अनुशासन में रहते हुए किसी का कोई चीज़ बोली जा रही है कि तुम यहाँ ये गलत कर रहे हो, पूरे वर्ग विशेष को वो नहीं करके कि तुम लोग तो ऐसा ही करते हो, नहीं तुम यहाँ पे गलत हो क्योंकि ये उत्पीड़न नहीं है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा यार। जैसे उदाहरण दे दिया, भाई तुम तो कोटा वाले हो, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी वाले हो, तुम्हारा तो बैकग्राउंड ही यही है, जानबूझकर किसी प्रोजेक्ट में हो उससे हटा देना, जैसे PhD वगैरह में होता है, ठीक है। और कम मार्क्स आना ये कोई हैरेसमेंट नहीं है, कम मार्क्स आना नहीं है। हाँ, अगर जानबूझ के कम मार्क्स दिए जा रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल में कम दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है।
कोई डांट रहा है, सख्त डांट रहा है, लेकिन सभ्य तरीके से डांटे, ठीक है, वो भी टीचर वगैरह। जांच कैसे होगी? इसमें एक समिति बनेगी, हर एक में इंटरनल कमेटी बनेगी, ठीक है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, है ऑडी पार्टम। ऐसा नहीं एक पे जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि दोनों को सुनो यार, दोनों पार्टी को सुनो, जिसने शिकायत करी है और जिस पर शिकायत हुई है, दोनों को सुना जाएगा, दस्तावेज देखे जाएंगे, सिफारिश दी जाएगी, सब कुछ होगा। ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे ही काम करेगा। इसमें दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई फैसला नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं, कोई छात्र कहता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, समिति पूछेगी भाई कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कहा गया, क्या पैटर्न था, ये सब पूछा जाएगा। बिना पैटर्न, बिना प्रूफ कोई दोषी नहीं होगा, कोई दोष सिद्ध ही नहीं हो सकता। भाई आगे भी तो जवाब देना है। अच्छा, कार्रवाई किस पर होगी? यह सबसे गलत समझा गया हिस्सा, यही जो हिस्सा है, इसी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है, बस वो कौवा कान लेगा वाले उसमें। यह रेगुलेशन कहता है कि इसमें संस्थान जिम्मेदार होंगे, इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार होगा कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया, वह भेदभाव क्यों होने दे रहे हैं। अगर संस्थान विफल होगा तो यूजीसी चेतावनी देगा, उसकी जो फंडिंग दी जाती है उस पर इम्पैक्ट आएगा, उसकी जो रिकॉग्निशन है, रेटिंग है, उस पर इम्पैक्ट आएगा। यह इंस्टीट्यूशनल लॉ है, इंस्टीट्यूशन के लिए लॉ है, कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए उदाहरण है, अगर कॉलेज में शिकायत हुई और शिकायत दबा दी गई, कमेटी नहीं बनाई गई, तो यूजीसी बोलेगा संस्थान दोषी है। समझ गए आप? संस्थान के लिए है। जैसे स्कूल बस हादसे में ड्राइवर ही नहीं, स्कूल की भी जिम्मेदारी है, स्कूल भी जिम्मेदार है। अगर स्कूल बस रास्ते में कहीं कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, कोई हादसा होता है, ड्राइवर की लापरवाही होती है, तो उसमें स्कूल भी जिम्मेदार होता है। यह पता है ना आपको? वैसा ही है ये नियम। अब मान लीजिए संविधान और कानून क्या कहता है। संविधान, कोई चीज नियम ऐसे ही नहीं आ जाता, उसका जो बैकग्राउंड है वो संविधान से ही उसको मैच कराया जाता है। अगर वो उससे मैच करता है तो ही आगे माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता। तो असली बात क्या है? भारत का संविधान। सिर्फ भारत का जो संविधान है वो सिर्फ हमें अधिकार नहीं देता, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट, हमें कुछ ड्यूटी भी देता है, ठीक है, जो कर्तव्य तय करता है। तो जैसे संविधान में आर्टिकल है 14, 15 और 21, बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान के। आर्टिकल 14 ये क्या देता है? इक्वालिटी। जैसे दो बच्चों को एक घर से ट्यूशन मिल रहा है, दूसरे को नहीं, तो बराबरी दो भाई, दूसरे को भी सहारा दो, दूसरे को भी ट्यूशन दो अगर उसको जरूरत है तो। मतलब ये एक उदाहरण है, समान अवसर दो। लेकिन अंधी बराबरी नहीं है। अंधी बराबरी मतलब इक्वालिटी, और इक्विटी क्या है? उसकी जरूरत के हिसाब से बराबरी देना। जैसे मैंने दो हाइट, अलग अलग हाइट के बच्चों को स्टेडियम को उस पार मैच देखना है, या एक कोई विकलांग है, ठीक है, और एक कोई सही है, अब उसको रेस करा दो, कह दो कि जो जीतेगा वो, हमने तो समान अवसर दे दिया, वो इक्वालिटी नहीं है भाई, ठीक है। वो जो बोला जाता है कि समान लोगों के बीच समान, असमान लोगों के बीच समान, ये एक जस्टिस नहीं है, ठीक है। तो जो ये भेदभाव होता है, वो भेदभाव जैसे मान लीजिए आर्टिकल 15 ये डिस्क्रिमिनेशन पे है, आर्टिकल 14 अभी हमने जो पढ़ा वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी पे है, आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन पे है, जो भेदभाव का जो निषेध होता है, भेदभाव को रोकना। केवल राज्य नहीं, जो स्टेट, कोई भी स्टेट हो, जो ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये भी स्टेट के दायरे में आते हैं। स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब कंट्री है, स्टेट का मतलब राज्य है, स्टेट का मतलब यूजीसी है, स्टेट का मतलब यूनिवर्सिटी है, वो सब जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं। जैसे एक ज़िले में आपका जो डीएम गवर्न कर रहे हैं वो स्टेट हैं, तो वो उनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, उनसे जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उदाहरण, अगर कोई मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज है और जाति के आधार पर अपमान करता है तो भी संविधान लागू होगा। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? डिग्निटी, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा आर्टिकल, मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है। आप इट्स अ वे ऑफ लाइफ, डिग्निफाइड जीवन कैसे, और डिग्निफाइड के तो असीमित भाई, डिग्निफाइड तो जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी आपकी बॉडी के साथ भी एक गरिमापूर्ण सलूक हो, ये सब है। तो गरिमा के साथ जीवन जिसमें शिक्षा का वातावरण भी शामिल है।
अगर छात्र रोज डर में जाए तो शिक्षा का अधिकार खोखला हो जाएगा, कैसे शिक्षा लेगा? तो यह रेगुलेशन कहता है गरिमा कोई एहसान नहीं है, यह अधिकार है। डिग्निफाइड लाइफ जीवन जीने का हमारा अधिकार है और यह हमारा फंडामेंटल राइट है। ये जो आर्टिकल 21, 14, 15 ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अब विरोध कौन कर रहा है? एक पैटर्न दिखता है, जिन्होंने नियम नहीं पढ़ा, जिनकी सत्ता अब तक बिना सवाल चली, मतलब जिनसे कोई सवाल नहीं पूछता था, अब कोई सवाल पूछ दे तो भाई वो तो विरोध करेगा ही। जिन्हें आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको आलोचना लगती है कि व्यक्तिगत हमला हो रहा है, मतलब वो जो कर रहे हैं सब सही है, तो उन्हें भी डर लगेगा। यह जाति विरोध नहीं है, यह संस्थागत असहजता है, असहजता है, ठीक है। जो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल, जो कहते हैं ना पैदाइशी ही मैं तो श्रेष्ठ हूं, उनके लिए असहजता है। जिन संस्थानों में ग्रेवियांस सेल सिर्फ नाम का, कमेटी सिर्फ कागज की, वही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब दिखावा नहीं चलेगा। कौन सी मानसिकता के लोग इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं? ये जाति नहीं, ये सोच का विश्लेषण है। कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? जिन्हें सत्ता की आदत है जवाबदेही की नहीं, मानसिकता जो मानते हैं कि कॉलेज हमारा है, नियम हम तय करेंगे, जिन्हें अब तक बिना सवाल के अधिकार मिलते रहे हैं, जिनसे कभी नहीं पूछा गया कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया, उन्हें डर है। उन्हें डर क्यों है? क्योंकि यह रेगुलेशन पहली बार कहेगा कि अब संस्थान से सवाल होगा कि आपने ऐसा क्यों करा, आपने ऐसा माहौल क्यों बनाया, आपने मतलब फेयर एंड जस्टिस का माहौल क्यों नहीं बनाया, इक्विटी का माहौल क्यों नहीं था, सबके समान अवसर क्यों नहीं थे, उसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, आपने क्या किया, जब आपके पास सूचना है तो आपने क्या किया, आपकी कमेटी का, ये सब सवाल होंगे। वो किससे? संस्थान से। तो जिसे दूसरों को सम्मान देने की आदत नहीं है, उसे जवाबदेही हमेशा उत्पीड़न लगती है। जो इक्वालिटी और इक्विटी का फर्क नहीं समझते, इक्वालिटी का हमने तो सबको समान अवसर दे दिया। अबे एक हैंडीकैप्ड है और एक नॉर्मल है, आप कह रहे हमने तो सबको समान अवसर दे दिया, सबसे कहा 10 बजे रेस शुरू होगी, दौड़ जाओ। जो कहते हैं कि सब बराबर है, इक्विटी और इक्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब सब बराबर है तो सब अलग अलग नियम, सब को एक नियम होंगे। ये नहीं देखते कि सबकी शुरुआत बराबर नहीं होती, ठीक है। कोई को वो सारे सुविधा पैदा होते ही मिल गए और कोई एक एक चीज जीवन यापन के लिए भी संघर्ष कर रहा है। क्योंकि यार इक्विटी कहती है कमजोर को थोड़ा सहारा दे दो, और यह बात प्रिविलेज को असहज करती है। जो प्रिविलेज क्लास है उसको असहज करती है। बराबरी की बात वही करता है जो पहले से ऊपर बैठा है, वही कहेगा कि भाई यार सब बराबर है। और वही लोग विरोध कर रहे हैं जो आलोचना को अपमान समझते हैं, जिन्हें लगता है कि सवाल पूछा गया है, मेरी बेइज्जती हो गई, जिनके लिए अथॉरिटी का मतलब है निरंकुशता। उन्हें डर क्यों है? क्योंकि रेगुलेशन उन्हें उनसे पूछने का अधिकार देता है। जो खुद को भगवान समझ बैठते हैं, उन्हें संविधान सबसे ज्यादा चुभता है। उन सभी लोगों को संविधान चुभता है, क्योंकि अगर कायदे से संविधान लागू हो जाए तो मेरे हिसाब से जितना भी ये इंसान को इंसान नहीं समझना वाले सब कायदे से लाइन में आ जाएंगे। और वो लोग डर फैला रहे हैं या डर का माहौल बना रहे हैं जो अफवाहों की राजनीति करते हैं। कुत्ता कौवा कान ले गया, बिना नियम पढ़े नारे लगाने वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड को सच मान लेने वाले को कानून समझने वाले, उसका जो व्हाट्सएप से जो भी फॉरवर्ड आ रहा है उसको कानून समझते हैं, जो कहते हैं अब तो FIR हो जाएगी। उन्हें डर क्यों हो रहा है? क्योंकि सच उनकी दुकान बंद कर देगी। जब तर्क कमजोर हो तो अफवाह सबसे बड़ा आसान हथियार बन जाता है, जो पीड़ित को नहीं आरोपी को पहले बताते हैं। मानसिकता बताती है कि अब झूठा केस हो जाएगा, अब ये झूठा केस हो जाएगा, पीड़ित की बात सुनने से पहले ही करेक्टर सर्टिफिकेट बांट देंगे, क्योंकि रेगुलेशन कहता है पहले सुनो फिर तय करो। और जो अपने प्रिविलेज को अपनी मेरिट समझते हैं वो लोग डरते हैं, जो कहते हैं कि हम मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सामाजिक पूंजी तुम्हारे पास कितना बड़ा था, ठीक है। और
नेटवर्क, पारिवारिक सुरक्षा, तो वो लोग ये कहते हैं कि हम मेरिट के दम पे यहाँ पहुंचे। अब इक्विटी क्या है, प्रिविलेज का हिसाब मांगती है। जब सुविधा को योग्यता समझ लिया जाता है तो न्याय खतरा लगने लग जाता है। अनुशासन को डर से चलाना जाते हैं। वो मानते हैं कि डर रहेगा तो पढ़ाई होगी। अपमान को मोटिवेशन समझते हैं, क्योंकि ये रेगुलेशन बताता है सम्मान से भी अनुशासन होता है। डर से चलने वाली व्यवस्था ज्ञान नहीं, सिर्फ चुप्पी पैदा करती है। और सबसे जरूरी बात, इस रेगुलेशन का विरोध किसी जाति की प्रतिक्रिया नहीं है, किसी जाति की प्रतिक्रिया नहीं है। यह प्रिविलेज में पली बढ़ी एक मानसिकता की घबराहट है। अगर यह नियम गलत होता तो सबसे पहले वो लोग इसका विरोध करते जो कभी अपमान का शिकार रहे हैं। लेकिन विरोध यहां से वहां से आ रहा है जो जहां सवाल पूछे जाने की आदत नहीं है, या कानून से डर वही करता है जिसे अब तक कानून ने छुआ ही नहीं था। कोई कहता है कि हमें भी डांटा गया था, लेकिन क्या डांट अपमान थी? क्या जाति लाई गई थी? मानसिकता क्या है? छात्र बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। उदाहरण, पहले रैगिंग नॉर्मल थी, आज रैगिंग अपराध है। समय बदला, समझ बढ़ी। मानसिकता, हमारी नियत ठीक है। कानून कहता है नियत नहीं, प्रक्रिया दिखाओ यार, प्रोसेस क्या किया आप जब शिकायत आई। तो जो ये भ्रम है और जो रियलिटी है, अब इसको समझते हैं। भ्रम बनाम यथार्थ क्या है? भ्रम, शिक्षक फंस जाएंगे, जबकि यथार्थ क्या है? सिस्टम सुधर जाएगा। भ्रम, छात्र मिसयूज करेंगे, यथार्थ क्या है? जांच होगी, मिसयूज रोकेगी जांच। तो ये कानून हमें क्या सिखाता है? ये कानून ये नहीं कहता कि शिक्षक गलत है, ये कहता है शक्ति के साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए। वो इंस्टीट्यूशन शक्तिशाली हैं, वो अकाउंटेबल भी हों। अगर आप सही है तो आप जांच से क्यों डरेंगे? ये मैं नहीं कह रहा, ये यूजीसी के नियमों में साफ लिखा है। अब उस पूरा एग्जैक्ट फैक्ट्स पे बात करते हैं जो उनके नियम है। ये किसी आरक्षण नीति के लिए नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन का तो इसमें जिक्र ही नहीं है। रिजर्वेशन से इसमें कोई मतलब नहीं है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 किसी भी तरह से ना तो आरक्षण बढ़ाता है, ना कोई सीटें घटाता है, ना जनरल कैटेगरी की हिस्सेदारी बदलता है। यह नियम सिर्फ एक एडमिशन पॉलिसी भी नहीं है। यह नियम कंप्लेंट रिड्रेसल प्लस अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है। कंप्लेंट रीएड्रेसल है और अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है। ये आपका कोई एडमिशन का प्रोसेस नहीं है भाई, ये ना कोई रिजर्वेशन है, ना कोई सीट बढ़ाता घटाता है। तो इक्विटी रेगुलेशन एडमिशन से नहीं, व्यवहार से जुड़ा है। आपका व्यवहार कैसा है इंस्टीट्यूशन में? आप इंसान को इंसान समझ रहे हो? आप हर किसी की डिग्निटी को एक्सेप्ट कर रहे हो? बराबरी का वो दे रहे हो? वो भी हमारे साथ बैठ के पढ़ सकता है। अच्छा, सिर्फ शिकायत हो जाने से, दूसरा फैक्ट है, सिर्फ शिकायत हो जाने से कोई दोषी थोड़ी हो जाएगा। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि शिकायत दर्ज होते ही आरोपी को दोषी मान लिया जाएगा। इसमें जांच अनिवार्य है, जांच करना ही करना है। जो कमेटी बनेगी वो जांच करेगी। रिकॉर्ड होंगे, गवाह होंगे, परिस्थितियां देखी जाएंगी, सब देखी जाएंगी, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। संस्थान की जिम्मेदारी तय करी जाएगी, व्यक्ति की नहीं, जब तक कि दोष सिद्ध नहीं हो जाता। तो ये लॉ ऑफ एलिगेशन नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ इंक्वायरी है। इसमें व्यक्ति को नहीं, संस्थान को जवाबदेही बनाया जाता है। मुख्य फोकस है इसका, रेगुलेशन का, कि शिक्षक या छात्र को सजा देना नहीं है, बल्कि संस्थान को जिम्मेदार बनानी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना है। टाइम बाउंड इंक्वायरी करनी है। कंप्लायंस फेल्योर पर इंस्टीट्यूशन पर एक्शन लिया जाएगा। सिस्टम पर उंगली उठाएगा ये। जनरल कैटेगरी, जो अगला फैक्ट है, जनरल कैटेगरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं है। कोई दिखा दे जनरल कैटेगरी के खिलाफ एक शब्द है इसमें। पूरे रेगुलेशन में जनरल कैटेगरी के खिलाफ ना कोई विशेष दंड है, ना कोई अलग नियम है, ना कोई नकारात्मक उल्लेख है। इसमें आइडेंटिटी न्यूट्रल है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन पर फोकस्ड है। ये एंटी जनरल नहीं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून है। अब फैक्ट, अगला फैक्ट है, ओबीसी को शामिल करना
नया या असंवैधानिक नहीं। ओबीसी को डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शन में शामिल करना न पहली बार है न असंवैधानिक है। संविधान का आर्टिकल 15(4) यही कहता है ओबीसी को भी मिले। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए ओबीसी स्टूडेंट के खिलाफ भी ऐसा ही होता है। पहले से कई विश्वविद्यालयों में इंटरनल गाइडलाइन मौजूद थे। तो ओबीसी को जोड़ना राजनीति नहीं है, ये एक संवैधानिक निरंतरता जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी है वो है। अगला फैक्ट है झूठी शिकायत को वैधता नहीं दी गई है इसमें। यूजीसी रेगुलेशन कहीं नहीं कहता कि झूठी शिकायत को प्रोटेक्शन नहीं देगा। झूठी शिकायत को प्रोटेक्शन देता है। जांच के बाद शिकायत निरस्त हो जाएगी। अगर जांच हुई और सब कुछ गलत हुआ, मैलिशियस इंटेंट सिद्ध होने पर इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन भी संभव है। शिकायत का मतलब ये नहीं है कि सच है। शिकायत का मतलब ये कहीं नहीं लिखा है। शिकायत मतलब सच। फंसा दो अब इसको। झूठ को कोई अधिकार नहीं मिला है, पर सच को मंच मिल गया है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप है। यूजीसी जो इक्विटी रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का पालन करता है जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में डिग्निटी और इक्वालिटी सुनिश्चित की जाए। राइट टू डिग्निटी आर्टिकल 21 और इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14। तो अदालत की चेतावनी का ये प्रशासनिक जवाब है। जो अदालत कहता था, प्रशासन ने रेगुलेशन के माध्यम से ये जवाब दिया है। अगला फैक्ट है ये जनरल कैटेगरी के किसी छात्र को भी सुरक्षा देता है। अगर किसी जनरल कैटेगरी छात्र के साथ रीजन, लैंग्वेज, क्लास या बैकग्राउंड के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो वह भी इसी मैकेनिज्म का उपयोग कर सकता है। नियम किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। कंप्लेंट मैकेनिज्म सबके लिए खुला है। ये सील्ड किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। डर का कारण नियम नहीं, अफवाह है। अधिकांश विरोध उन दावों पर आधारित है जो नियम में लिखे ही नहीं है। अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, एफआईआर का कोई प्रावधान नहीं है, क्रिमिनल लॉ इन्वोक नहीं किया गया है। जो लिखा नहीं है उससे डराया जा रहा है। और असली जो फैक्ट है या असली जो सवाल है वो ये होना चाहिए, अगर कोई नियम कहता है कि छात्र को अपमान से बचाया जाए और संस्थान जवाबदेह होए, तो उससे भाई क्यों डरना? अब मुझे सिंपल सा बता दो, क्यों डरना उस पर्टिकुलर रूल से जो ये बताया जाए कि छात्र का अपमान नहीं होगा स्कूल कॉलेज में, और अगर होगा तो संस्थान जिम्मेदार होंगे। तो इससे कौन डरेगा? इनसे तो वही डरेंगे जो संस्थान है या संस्थान के हितैषी हैं, जहां कोई नियम नहीं है। तो न्याय से डर नहीं है, केवल अन्याय जो होता है उन अन्याय करने वालों के लिए डर है। मैं यहाँ यूजीसी का कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ उसका लिखा हुआ पढ़कर सुना रहा हूं, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से। आप विरोध करें, लेकिन पहले यह बताएं कि कौन सी लाइन से आपको दिक्कत है और कौन सी लाइन में ऐसा लिखा है कि जिसका विरोध हो जाए। तो मैंने अपने ढंग से विस्तार से इसको बताने की कोशिश करी है जो उनके रेगुलेशन में है। ये मेरे विचार नहीं है, ठीक है। तो उससे मुझे पता चला है कि यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह उस दौर के खिलाफ है जहां अपमान को परंपरा कहा जाता था। सम्मान से डरने वाला शिक्षा नहीं, सत्ता बचाता है। ठीक है, मैं तो कहता हूं हर किसी को बराबर सम्मान मिले, हर किसी को डिग्निफाइड तरीके से रहने का अधिकार है, और शायद यही उसका मूल सिद्धांत है, मूल फिलॉसफी है यूजीसी के इस रेगुलेशन को, जो कि कहती है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर इंस्टीट्यूशन, जो कि यूजीसी ने बनाया। आशा करता हूं कि ये पूरा जो था आप इसको सकारात्मक रूप से लेंगे। धन्यवाद।